हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। हमने अपनी जो प्रीवियस वीडियो पढ़ी थी उसमें हम 17 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जो अभी 13 क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने वो वीडियो मेरी चेकआउट कर ली होगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपका 13 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिम युग के लिए उत्तरदायी कारक है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिटिल आइस एज। लिटिल आइस एज के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? तो वो होता है आपका वॉल्केनिक डस्ट, जिसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी धूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम एक तालाब बनाकर पानी भरकर उसमें मछलियां डालता है, लेकिन तालाब में मछलियां जीवित नहीं रह पाती हैं। तो उसका कारण क्या है? गहरा तालाब है वो, इसलिए पानी में घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, पक्का तालाब है, या फिर कोई नहीं। वहां पर जो एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, मीन्स पानी में जो घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण वहां पर मछलियां जीवित नहीं रह पाती हैं। इसका रीजन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। सुरेश ने खेत में मटर बोने के बाद उसी खेत में बिना खाद का प्रयोग करके गेहूं का ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया। इसका कारण पूछ रहे हैं कि इसका क्या कारण है। सुरेश प्रोड्यूस मच प्रोडक्शन ऑफ वीट विदाउट यूज ऑफ फर्टिलाइजर। उसने कोई फर्टिलाइजर का यूज नहीं करा। सुरेश ने खेत में मटर बोने के बाद उसी खेत में बिना खाद का प्रयोग करके गेहूं का उत्पादन किया और ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया। तो उसका कारण क्या है ये पूछा जा रहा है। फोटोसिंथेसिस है, ट्रांसपिरेशन है, या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया है, या फिर रेस्पिरेटरी गुणांक है, जिसे हम श्वसन गुणांक भी बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है राइजोबियम जीवाणु। ठीक है, सी इज योर करेक्ट आंसर। राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से सुरेश जो है ज्यादा उत्पादन कर पाया अपने खेत में गेहूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है। मृदा एक प्रमुख संसाधन है। सभी समुदाय एवं उनकी संस्कृतियां मृदा पर आधारित होती हैं। इन तीनों में से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बार इंग्लिश में हम और डिस्कस कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉइल एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन। लो, सॉइल के बारे में कहा जा रहा है कि सॉइल इज द बेसिक मीडियम फॉर फूड एंड टिम्बर। सॉइल इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स, या ऑल कम्युनिटीज एंड देयर कल्चर्स डिपेंड ऑन सॉइल। तो इसका आंसर क्या होगा? सॉइल जो है एक बेसिक मीडियम है फूड एंड टिम्बर की, और सॉइल एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 इसका जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका है ऑप्शन ए में। तो ए इज योर करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा एक पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे प्रमुख तत्व है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट? अर्थ क्रस्ट का डोमिनेंट एलिमेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो वो क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द प्रमुख तत्व। सबसे प्रमुख तत्व क्या है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस प्रकार का वनावरण सबसे अधिक पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया पूछा जा रहा है। किस तरीके के फॉरेस्ट जो है भारत में निम्न में से किस प्रकार का वनावरण सबसे अधिक पाया जाता है? टिपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, या फिर ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो 143 का आंसर हो जाएगा सी, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन सबसे ज्यादा वनावरण भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। एक प्रजाति के हमेशा के लिए विलुप्त होने की प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है? विच ऑफ द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ स्पीशीज बिकमिंग इरिवर्सिबली एक्सटिंक्ट? तो क्या है इसका आंसर? जैविक विलोपन हो जाना, मीन्स बायोलॉजिकल एक्सटिंक्शन हो जाना इसका पहला चरण है। कोई भी प्रजाति है वो हमेशा के लिए अगर विलुप्त हो रही है तो उसका पहला चरण पूछा जा रहा है क्या है? तो उसका पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप है जैविक विलोपन, जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल एक्सटिंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू वाटर ऑन द ग्लोबल स्केल? There is not enough water available per capita. We cannot reuse water. There is a lot of water and yet there is scarcity. The total amount of water in the world is constantly decreasing in quantity. पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है विद रिगार्ड टू वाटर ऑन द ग्लोबल स्केल। ग्लोबल स्केल में पानी को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, जल के बारे में पूछा रहा है वैश्विक स्तर पर। क्या प्रति व्यक्ति उपलब्ध जल पर्याप्त नहीं है? हम पानी का पुनः प्रयोग नहीं कर सकते। पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है किंतु फिर भी इसकी कमी है। कहीं ना कहीं ऑप्शन सी जो है ये इसके साथ सही मैच हो रहा है कि पानी तो है बट लेकिन कहीं ना कहीं हमें कमी फिर भी दिखाई देती है। विश्व में जल की कुल मात्रा लगातार कम होती जा रही है, ये भी सही है, लेकिन आपको वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सत्य बताना है तो देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर एंड येट देयर इज स्कैर्सिटी। उसके बाद भी उसमें कहीं ना कहीं हमें कमी दिखाई देती है। तो 45 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन? कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन उत्पन्न करता है। तो हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है? पूछा जा रहा है कि which one of the following is an abiotic component of the ecosystem? तो humus is your correct answer. Humus is your correct answer. Next question. क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है, अल्ट्रावायलेट किरणें जिसको हम बोलते हैं, तब क्या हो सकता है? प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति होती है, फेफड़ों की क्षति होती है, त्वचा का कैंसर होता है या फिर आमाशय के अल्सर होते हैं। मींस इम्यूनिटी सिस्टम डैमेज होता है, लंग्स डैमेज होते हैं, स्किन कैंसर होता है या फिर पेप्टिक अल्सर्स होते हैं। इन चारों में से बताना है कि अल्ट्रावायलेट रेज का रिजल्ट क्या आता है जब हम उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो इससे सबसे पहले तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम डैमेज होती है और स्किन की प्रॉब्लम होती है, मींस स्किन कैंसर हम जिसको बोलते हैं। फेफड़ों को और आमाशय को इससे कोई क्षति नहीं होती है। इसका जो मेन रीज़न है एक्सेसिव एक्सपोजर जो हो जाता है ह्यूमंस का यूवी रेस के साथ, तो हमें हमारी इम्यूनिटी सिस्टम डैमेज हो जाती है और स्किन कैंसर का खतरा हो जाता है। तो 1 और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और रिमेनिंग है। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। फ्लोराइड पॉल्यूशन जो है किससे अफेक्ट करता है? टीथ, हार्ट, किडनी या फिर ब्रेन? तो इसका आंसर है टीथ। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ पॉल्यूशन विच इज लाइकली टू अफेक्ट ताजमहल इन आगरा टू अ ग्रेटर एक्सटेंट? आगरा में जो ताजमहल है, ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण, जो प्रदूषण फैल रहा है, तो ताजमहल को कौन सा प्रदूषण सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर शोर प्रदूषण? उसका आंसर है आपका वायु प्रदूषण। एयर पॉल्यूशन की वजह से ताजमहल को सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन इज नॉट अ करेक्ट आंसर। वायु प्रदूषण इज द करेक्ट आंसर। आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। आई होप अब आपकी प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो गई होगी। अब इसके बाद हम कल जो है पेपर एनालिसिस करेंगे, तो कनेक्ट करके रखिएगा। पेपर एनालिसिस में आप लोगों के साथ कराऊंगी किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया है और उसका एनालिसिस हम करेंगे कल। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास अपडेट पहुंच जाए जैसे ही मैं आपका पेपर एनालाइज करूं। तो इसके लिए बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। थैंक यू।